कॉन्सेप्ट आप बयान करे थे, वी वर ऑन द थर्ड स्टेज ऑफ दैट। जी, अब देखिए जो बात हमने पिछले सेगमेंट में कही कि बुनियादी तौर पर अगर उन रसीदों के पीछे से सोना गायब कर दिया जाए तो वो रसीदें अब जाली रसीद है, फेक रसीद से, क्योंकि पीछे सोना नहीं है और लोगों को पता नहीं है। लोग इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं उन रसीदों को आपस में कि जो चीजें खरीदनी होती है वो रसीद दे देते हैं इस इजम्पशन पे कि उसके पीछे सोना मौजूद है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि जो सूदखोर बैंकर बैठा हुआ था वो सोना लेकर गायब हो चुका। जिस दिन लोगों को पता चल गया उस दिन वो भागेंगे अपने पैसे लेने के लिए। जो अशरफियां रखवाई थी उन्होंने, अशरफियां वहां होंगी नहीं, नतीजतन पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। ये कहानी नहीं है 15वीं सदी में, 16वीं सदी में, 17वीं सदी में, 18वीं सदी में पूरे यूरोप में कसरत से यहूदी सूदखोर यही तरीका इख्तियार कर। मैं आपसे ये पूछने लगी थी कि ये पूरा सिनेरियो जो आपने डेवलप किया ये हाइपोथेटिकल है या हिस्टोरिकल है? ये रियल है। होता यह था कि पूरे यूरोप में यहूदी सूदखोर जगह जगह जाके अपनी दुकानें लगाते थे और लोगों और वो इशू करते थे रसीदें और लोगों से कहते थे सोना हमारे पास रखवा दो। आप नोट करें कि उसी जमाने में इंश्योरेंस शुरू की इन्होंने, उसी जमाने में उन्होंने बैंकिंग सिस्टम शुरू किया जो बेसिक था। एक आदमी बड़ा ट्रेडर बिजनेसमैन आता था, लोगों से कहता था सोना मेरे पास रखा और रसीद ले जाओ, और लोग रसीदों में कारोबार करते थे। इसकी बड़ी लंबी तारीख है जो 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं सदी से वो तमाम जो कि इंपीरियल एज इनकी बनती है, कॉलोनियल एरिया जो है उसके अंदर ही कसरत से ये चीजें इस्तेमाल होती थी। और होता यह था कि हर थोड़े अरसे के बाद एक बैंक कोलैप्स करता था। बैंक कोलैप्स करने का मतलब यह है कि वो शख्स सोना लेकर गायब हो जाता था, डिफॉल्ट करता था, और लोग रसीदें, जिनकी रसीदें होती थी, जिन्होंने अपने अकाउंट रखवाए होते थे, वो पागल हो जाते थे, बैंक्रप्सी होती थी, तबाही मच जाती थी। ये कॉन्सेप्ट आगाज था मॉडर्न बैंकिंग का। और हम केस स्टडी लेंगे सिर्फ अमेरिका की, क्योंकि अमेरिकन केस स्टडी इसलिए कि यूएस डॉलर और फेडरल रिजर्व की तरफ आएंगे, दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी इस वक्त चूंकि डॉलर है, लिहाजा सिर्फ एक मिसाल से आपको पूरी दुनिया का निजाम समझ में आ जाएगा। 1870, 80, 90 वगैरह में अमेरिका में यह कसरत से हो रहा था कि प्राइवेट बैंक्स थे जो लोगों का सोना अपने पास रखते थे और उसके मुकाबले में उनको अमेरिकन डॉलर यानी रसीद जो है, बुनियादी तौर पर पेपर करेंसी जो है, बुनियादी तौर पर वो रसीद हुआ करती थी उस सोने की जो बैंक में रखा हुआ, एक्नॉलेजमेंट होती थी। बैंक नोट यहां से निकलना शुरू हुए, जिसको बैंक नोट कहते हैं। नोट बैंक जारी करता है, यानी उस अमेरिका में छोटे छोटे कई बैंक थे जो इन्होंने काम करना शुरू किया। कि जिस तरह हमने आपको बात बताई कि लोग अमेरिका में, जब अमेरिका बना तकरीबन 150-200 साल पहले, उस वक्त सोने और चांदी के सिक्के वहां चला करते थे। वो अमेरिका में भी, यानी ब्रिटिश एम्पायर सोने और चांदी के सिक्के इस्तेमाल करता था। ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड एक सिक्का हुआ करता था, गोल्ड कॉइन, बड़ा उसका वैल्यू हुआ करती थी। और साथ साथ बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी यही किया जो अमेरिकन बैंकों ने किया कि उन्होंने स्टर्लिंग पाउंड का नोट भी निकाला, यानी और लेकिन दे वर एज गुड एज ईच अदर, इसलिए कि आप नोट इस्तेमाल करें या सोने का सिक्का इस्तेमाल करें, आपस में इंटरचेंजेबल से प्रॉब्लम कोई नहीं थी, बैंक एक्सचेंज करता था। ये गोल्ड बैक्ड करेंसी थी, यानी इसको कहते हैं इकोनॉमिक सिस्टम जो गोल्ड बैक्ड है, जिसकी बुनियाद पर सोना मौजूद है। 19वीं सदी में पूरे अमेरिका में सोने का निजाम था, करेंसी सोने की हुआ करती थी। कई बैंक अमेरिका में इस तरह के बने कि जिन्होंने लोगों से पैसे लिए, लोगों से सोना लिया, रसीदें इशू की, और रसीदें बैंक इशू करता था, दूसरे लफ्जों में रसीदें छापा करते थे, नोट छापते थे, नोट छाप के देते थे लोगों को, और लोग अपने पास लाके इनको पैसे रखवाते थे। फिर वही सिलसिला शुरू कर दिया जो हमने पहली मिसाल में आपको दी थी कि उन्होंने देखा कि जब सोना 100 रुपए का हमारे पास रखा हुआ है तो ये रसीदें 1000 रुपए की निकाल दिया करते थे, क्योंकि देखते थे मालूम किसी को होता नहीं था। फिर अचानक किसी को ख्याल आता था, किसी आदमी को, कि यार जो रसीदें उनके पास हैं, आओ अपने पैसे सोना लेने चलते हैं, और अगर 800 आदमी अपना सोना लेने पहुंच जाए तो सोना तो वहां 100 का रखा हुआ, रसीदें 1000 की हैं। नतीजा ये होता था बैंक कोलैप्स हो जाता था। इसको अंग्रेजी में एक इस्तेलाह है रन ऑन द बैंक्स, जिसे आज भी इस्तेलाह इस्तेमाल होती है। अभी 2 महीने पहले इंग्लैंड में एक बैंक कोलैप्स हुआ है, नॉर्दर्न रॉक का। एग्जैक्टली उसके साथ भी यही हुआ है कि लोग अपने पैसे लेने गए, वहां पैसे ही नहीं थे, नतीजा ये हुआ कि बैंक कोलैप्स कर गया। यह सिलसिला जो 200 साल पहले शुरू हुआ था आज भी जारी है। नॉर्दर्न रॉक 2 महीने पहले कोलैप्स हुआ है। उस प्रोसेस कॉन्सेप्ट यही है कि बैंक अपने सोने से ज्यादा रसीदें इशू करते थे। जब कई बैंक इस तरह कोलैप्स होना शुरू हुए अमेरिका में, क्योंकि सूदखोर की, चूंकि यतखब्बत शैतान मिनल मस है, क्योंकि शैतान ने छू के बावला किया हुआ है, इसको सूद खाने का इनको शौक है। ज्यादा से ज्यादा कर्जा ये इसलिए देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सूद इनको मिले। इंसानों का खून चूसना इनकी खसलत और फितरत में है। ये अपने आप पे काबू नहीं रख सकते इस बात पे कि हम इस निजाम को स्टेबल रहने दें। इंट्रिंसिकली अनस्टेबल सिस्टम है कि जब आप सोना रख लेंगे और ज्यादा रसीदें इशू करेंगे तो जब लोग अपना सोना लेने के लिए आएंगे तो बैंक कोलैप्स कर जाएगा। हर 20-30 साल बाद अमेरिका में कई बैंक कोलैप्स कर रहे थे। ये 19वीं सदी के आखिर की बात है। नतीजा यह हुआ कि ये सारे प्राइवेट बैंक इकट्ठे हुए और 1913 में इन्होंने फैसला किया कि हम सारे जो दहशतगर्द गुंडे मौजूद हैं, हम सारे जो लोगों का पैसा हड़प कर जाते हैं, थोड़े थोड़े अरसे बाद हमें से एक मारा जाता है, क्योंकि हम अपनी आदत से बाज तो आएंगे नहीं।
तो ऐसा करते हैं कि हम मिलकर एक बड़ा बैंक बनाते हैं, एक बड़ा बैंक जिसका काम यह होगा कि हम में से कोई बैंक अगर तबाह होने लगे तो वो बड़ा बैंक उसको फंड करके उसकी मदद करेगा और उसको बचाएगा, बैकअप के तौर पर। 15 या 16 प्राइवेट बैंकों ने मिलकर एक बड़ा बैंक अमेरिका में बनाया, और गैस करेंगे उसका नाम क्या रखा? फेडरल रिजर्व, यूएस फेडरल रिजर्व। और यह बात जरा कान खोल के होश से सुनिएगा, यूएस फेडरल रिजर्व प्राइवेट बैंक है, अमेरिकन हुकूमत उसको ओन नहीं करती। यानी इतना खौफनाक तस्वीर रही है, अगर आप इसको समझे, कि अगर आज हम ये कहें कि पाकिस्तान में 6 या 7 बैंक मिलकर, हबीब बैंक, नेशनल बैंक, अलाइड बैंक, ग्रिंडल्स बैंक, पाकिस्तानी बैंक मिलकर स्टेट बैंक खरीद लें, Whom is it owned by? यानी पाकिस्तानी ये बैंक मिलकर स्टेट बैंक खरीद लें, और हुकूमत पाकिस्तान का स्टेट बैंक में कोई इख्तियार ना हो, हुकूमत पाकिस्तान पाकिस्तानी करेंसी जारी ना कर सकती हो, प्राइवेट बैंक करेंसी जारी करें, तो इस तस्वीर से दहशत तारी हो जाती है कि फिर ये पूरा इकोनॉमिक सिस्टम चंद प्राइवेट लोग कंट्रोल कर रहे हैं। और ये फेडरल रिजर्व बैंक, फेडरल रिजर्व बैंक 1913 में बनाया गया, और इन लोगों ने, इतने ताकतवर ये लोग ज़ायनिस्ट थे, इतने ताकतवर इन लोगों के बैंक यहूदी थे, इतना पावरफुल बैंकिंग सिस्टम में इनका इन्फ्लुएंस था उस वक्त यूएस इकोनॉमी में, कि कांग्रेस से 5 मिनट में यह बिल पास कराया इन्होंने कि कांग्रेस ने अमेरिकी हुकूमत ने करेंसी जारी करने का इख्तियार अपने हाथ से दे दिया, और एक प्राइवेट कॉर्पोरेशन फेडरल रिजर्व को यह राइट दे दिया गया कि आइंदा अमेरिकन करेंसी ये प्राइवेट बैंक छापेगा। यानी दूसरे लफ्जों में 10 प्राइवेट बैंक, इन्होंने हिस्से खरीदे, शेयर्स खरीदे, एक बड़ा बैंक बनाया जिसका नाम उन्होंने फेडरल रिजर्व रखा, और अमेरिकन करेंसी जारी करने का हक एक प्राइवेट कॉर्पोरेशन को दे दिया गया। यानी 10-15 यहूदी पूरे अमेरिका की करेंसी छापने का और उसको जारी करने का इख्तियार इनके पास आ गया, और अमेरिकन हुकूमत अपना नोट नहीं छाप सकती। अमेरिकन गवर्नमेंट जब करेंसी इशू करना चाहती है तो फेडरल रिजर्व से कर्ज लेती है। यानी ये इतना अजीब और गरीब और खौफनाक तस्वीर है कि आप ये समझिए, हुकूमत उसकी होती है जिसका सिक्का चलता है, सिक्का अमेरिकन हुकूमत का नहीं है, सिक्का फेडरल रिजर्व का है, और फेडरल रिजर्व प्राइवेट बैंक है जिसको 10-12 यहूदी बैंकर्स ओन करते हैं, और उसके मुख्तलिफ बैंक्स ने इसके शेयर्स हैं। यानी फेडरल रिजर्व इज अ प्राइवेट कॉर्पोरेशन जो अपने पार्टनर बैंकों को, अपने पार्टनर्स को, जो अपने हिस्सेदारों को 6% एनुअल के हिसाब से सूद देता है, प्रॉफिट देता है, प्रॉफिट तकसीम होता है इसका। तो 1913 में इन्होंने ये ड्रामा किया, यानी कायनात का सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड 1913 में क्रिएट होता है जब यूएस फेडरल रिजर्व बनता है। इस वक्त भी हाल यह था कि अब जो बैंक कोलैप्स होता था, जो मैंने पहले बात अर्ज की कि ये बैंक अपनी रसीदें, अपने सोने से ज्यादा रसीदें जारी कर दिया करते थे, जब ये कोलैप्स करते थे तो फेडरल रिजर्व, चूंकि इन्होंने सारा कंट्रीब्यूट करके फेडरल रिजर्व बनाया था, फेडरल रिजर्व अपनी कौम को तसल्ली देता था कि फिक्र ना करो, मैं पीछे खड़ा हूं, अगर कोई बैंक कोलैप्स भी कर गया तो तुम्हारे पैसे मेरे पास महफूज हैं। यह तसल्ली अमेरिकी कौम को देना जरूरी थी ताकि इनका यह बैंकिंग और सूदी निजाम कायम रहे, क्योंकि वरना एक एक करके ये बैंक कोलैप्स हो जाते थे कुछ अरसे के बाद। फेडरल रिजर्व ऊपर आया इन सारों का, एज एन इंश्योरेंस पॉलिसी, इनको प्रोटेक्शन देने के लिए। सो दिस इज हाउ द फेडरल रिजर्व केम इनटू प्ले। इसके बाद क्या हुआ ये हम आपको बताते हैं। जी जैद साहब, अभी कंटिन्यू करते हैं फेडरल रिजर्व बैंक के बारे में बातचीत, बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। हम हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद।